सोचो, अगर अभी इस वक्त मैं तुमसे कहूं कि कोई ऐसी ताकत है जो तुम्हारे हर फैसले को कंट्रोल करती है, तुम्हारे वोट से लेकर तुम्हारे शॉपिंग तक, तुम्हारे धर्म से लेकर तुम्हारे रिश्तों तक। सोचो, अगर मैं कहूं तुम्हारे डर का इस्तेमाल करके तुम्हें रोज रोज ठगा जा रहा है। डर जो तुम्हें दिखाई देता है टीवी की हेडलाइन में, डर जो तुम्हें सुनाई देता है पॉलिटिशियन के भाषण में, और डर जो तुम्हें बेचा जाता है प्रोडक्ट्स और एड्स में। हाँ, यह है फियर मॉन्गरिंग, डर फैलाने का धंधा। एक ऐसा धंधा जहां डर ही सबसे महंगी करेंसी है, क्योंकि जब तुम डरते हो तो तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं, पैनिक से काम करता है, और इसी मौके पर कोई ना कोई तुम्हें अपने जाल में फंसा लेता है। सोचो, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी हर चॉइस पहले से तय है, तुम क्या खरीदोगे, किसे वोट दोगे, किसे दुश्मन मानोगे, सब तुम्हारे दिमाग में प्रोग्राम किया गया है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ डर के जरिए। हाँ, यही है फियर मॉन्गरिंग, डर फैलाने का बिजनेस। आज हम इस पूरे सफर में समझेंगे डर कैसे तुम्हें कंट्रोल करता है, कैसे हजारों साल से इंसानों को उसी डर से भेड़ बकरी की तरह हाँका जा रहा है, और सबसे जरूरी, कैसे तुम इस डर के जाल से बाहर निकल सकते हो। अगला आधा घंटा अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे डर बेचकर पूरी दुनिया पर राज किया गया, कौन कौन से बड़े नेता, मीडिया और कंपनियां तुम्हें डर की गोली खिला चुके हैं, और सबसे बड़ा सच, कैसे तुम इस डर की गिरफ्त से निकलकर अपनी सोच से जिंदगी जी सकते हो। तो दोस्तों, कस के पकड़ लो अपनी सीट, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं डर का पर्दाफाश। ये सफर तुम्हें झकझोर देगा, हिलाकर रख देगा, लेकिन अगर इसे पूरा सुन लिया तो यकीन मानो, कोई भी तुम्हें डर बेचकर कभी गुलाम नहीं बना पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फियर मॉन्गरिंग, डर का असली खेल। चैप्टर 1, डर का विज्ञान। डर, ये इंसान की सबसे पुरानी भावना है। जब इंसान जंगलों में शिकार करता था तो डर ही उसकी जान बचाता था। अगर झाड़ियों में कोई आवाज हुई तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता, भागो या लड़ो। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन दोस्तों, यही डर जो कभी हमें बचाता था, आज हमें कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। क्योंकि जब डर लगता है तो हमारा दिमाग तर्क, लॉजिक से नहीं, सिर्फ भावना, इमोशन से सोचने लगता है। सोचो, तुम रात में अकेले चल रहे हो और अचानक पीछे से आवाज आती है। उस वक्त क्या तुम कामली सोचोगे कि शायद बिल्ली होगी? नहीं, तुम्हारा दिमाग तुरंत कहेगा, खतरा है, भागो। यही है डर का असली खेल। डर हमें तेजी से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करता है, और जब तुम तेजी से रिएक्ट करते हो तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। यही मौका है जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है। दोस्तों, ध्यान दो, डर सिर्फ खतरे से बचने का सिस्टम नहीं है, ये एक रिमोट कंट्रोल भी है। अगर कोई बार बार वही डर तुम्हारे दिमाग में डाले तो तुम धीरे धीरे उसी हिसाब से फैसले लेने लगोगे। उदाहरण के लिए, अगर न्यूज रोज कहे कि अपराध बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है, तो भले ही तुम्हारे इलाके में कुछ खास ना हो, तुम्हें लगेगा कि दुनिया अनसेफ है, और तुम सुरक्षा के नाम पर कुछ भी मान लोगे। यानी डर तुम्हें दो ऑप्शन देता है, भागो, फ्लाइट, या लड़ो, फाइट। लेकिन असली चाल यह है कि तीसरा ऑप्शन, सोचना बंद हो जाता है, और यही पॉज, यही सोच फियर मॉन्गरिंग करने वाले तुमसे छीन लेते हैं। तो दोस्तों, ये था डर का असली विज्ञान। एक अलार्म सिस्टम जो कभी हमें शेर से बचाता था, आज हमारे दिमाग को उसी तरह केज में कैद कर देता है। लेकिन सवाल है, जब डर इतना पावरफुल है तो इंसानों ने इसे सिर्फ सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल किया या फिर राज करने के लिए भी? यहीं से शुरू होती है डर से सत्ता तक की कहानी। चैप्टर 2, डर से सत्ता तक। दोस्तों, जब इंसान जंगल से निकलकर सभ्य समाज बनाने लगा तो उसके पास एक नई समस्या थी, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। सैकड़ों हजारों लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग इच्छाएं। किसी को शिकार चाहिए, किसी को खेती, किसी को ताकत। ऐसे में शासकों ने एक चीज खोज ली, डर। हाँ, वही डर जिसने शिकार के समय इंसान की जान बचाई थी, अब वही डर इंसान को गुलाम बनाने का औजार बन गया। सोचो, प्राचीन राजा अपने किले की दीवार से जनता को पुकारता, अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो देवता तुम्हें श्राप देंगे, या अगर कर नहीं दिया तो दुश्मन राज्य आकर तुम्हारे गांव को जला देगा। लोग पहले से ही प्रकृति की ताकत से डरे हुए थे, आंधी, तूफान, बाढ़, बीमारियां, और जब राजा ने उस डर को अपनी सत्ता से जोड़ दिया तो जनता के पास कोई चारा ही नहीं रहा। ध्यान से सोचो, स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट कहां से आया? लोगों से कहा गया, अगर तुम अच्छे हो तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन अगर राजा या पुजारी के आदेश नहीं माने तो नरक की आग में जलोगे। डर का यह बिजनेस इतना परफेक्ट था कि हजारों साल तक चलता रहा। न किसी को सबूत चाहिए, न कोई सवाल करने की हिम्मत, बस डराओ और राज करो।
इसीलिए हर सभ्यता में डर का कोई न कोई रूप मौजूद रहा। कभी दुश्मन कबीला, कभी देवताओं का कोप, कभी जादू टोना और चुड़ैलें, यानी शासकों को पता था तलवार से जनता को जीतना मुश्किल है, लेकिन डर से जनता खुद ही घुटनों पर झुक जाएगी। और दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ राजाओं तक नहीं रुका। जैसे जैसे समाज बढ़ा, डर की टेक्निक्स और प्रोफेशनल होती गई। धर्म के ठेकेदारों ने, शासकों ने, यहां तक कि गांव के मुखिया ने भी डर का इस्तेमाल किया। देवता नाराज हो जाएंगे, अगर इस जाति से शादी की तो कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने ये बलि नहीं दी तो गांव पर विपत्ति आ जाएगी। हर बार वही पैटर्न, डर दिखाओ, कंट्रोल पाओ। और सच बताऊं दोस्तों, आज भी ये पैटर्न नहीं बदला, बस डर का रूप बदल गया। पहले राजा और देवता थे, आज पॉलिटिक्स और मीडिया है। यानी अब खेल सत्ता से निकलकर सबसे बड़े मैदान में प्रवेश करता है, राजनीति, जहां हर भाषण, हर वादा, हर पोस्टर डर से भरा होता है। क्योंकि नेता जानते हैं प्यार से वोट नहीं मिलता, डर से वोट पक्का होता है। चैप्टर 3, पॉलिटिक्स और डर का खेल। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं फियर मॉन्गरिंग के सबसे बड़े मंच पर, राजनीति। राजनीति और डर का रिश्ता ऐसा है जैसे आग और धुआं। जहां राजनीति है वहां डर जरूर होगा, और जहां डर है वहां राजनीति अपनी जड़ें जरूर जमाएगी। सोचो, चुनाव का वक्त है, हजारों पोस्टर, सैकड़ों भाषण, हर गली में लाउड स्पीकर, हर टीवी चैनल पर डिबेट। लेकिन इन सब के बीच एक ही चीज कॉमन होती है, डर। नेता कभी कहेंगे अगर हमने जीत हासिल नहीं की तो देश खतरे में पड़ जाएगा। कभी कहेंगे अगर दूसरी पार्टी आई तो आपकी नौकरी चली जाएगी। कभी कहते हैं अगर हमें वोट नहीं दिया तो आपका धर्म और संस्कृति मिट जाएगी। क्या तुमने गौर किया है, राजनीतिक भाषणों में सीधे सीधे वादों से ज्यादा डर का इस्तेमाल होता है। सवाल यह है क्यों? क्योंकि डर इंसान को एक झटके में एक्टिवेट कर देता है। वादा सुनकर लोग सोचते हैं क्या यह पूरा होगा या नहीं, लेकिन डर सुनकर लोग सोचते हैं ओ ये सच हो गया तो। और यही अगर और शायद लोगों को तुरंत लाइन में खड़ा कर देता है। दोस्तों, चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक नेता कहता है हम अगर आए तो हर युवा को नौकरी देंगे। तुम्हारा दिमाग तुरंत सवाल पूछेगा कैसे, कब, कितनी सच है या झूठ। लेकिन वही नेता कहे अगर वो दूसरी पार्टी आई तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो अचानक तुम्हारे दिमाग में डर का अलार्म बज जाएगा और तुम सोचोगे नौकरी बचानी है, इन्हें ही वोट देना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, ये है फियर मॉन्गरिंग की राजनीति। डर की किस्में राजनीति में डर को कई पैकेज में बेचा जाता है। एक बाहरी दुश्मन का डर, पड़ोसी देश हमला कर देगा, हमें बचाने के लिए हमें ही वोट दो। 2 आंतरिक दुश्मन का डर, ये धर्म वाला तुमसे बड़ा खतरा है, इन्हें रोकने के लिए हमें चुनो। 3 आर्थिक डर, अगर हमें नहीं चुना तो महंगाई आसमान छू लेगी। 4 भविष्य का डर, अगर हमारी नीतियां नहीं आई तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। हर चुनाव, हर भाषण में यही पैकेज थोड़ा सजाकर पेश किया जाता है। सवाल, अब जरा सोचो और खुद से पूछो, क्या तुमने कभी गौर किया कि हर चुनाव में देश खतरे में ही क्यों दिखता है? क्या सच में हर 5 साल बाद देश खतरे में आ जाता है, या ये सिर्फ डर बेचने का एक नया सीजन होता है? क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों नेता तुम्हें सपनों से ज्यादा दुश्मनों की लिस्ट दिखाते हैं? और क्यों हमेशा यही कहा जाता है कि अगर हमने जीत हासिल नहीं की तो सब खत्म हो जाएगा? दोस्तों, राजनीति जानती है कि प्यार से वोट नहीं मिलता, डर से वोट पक्का होता है। डर इंसान के दिल में तुरंत जगह बना लेता है। प्यार पर भरोसा करने में वक्त लगता है, लेकिन डर पर विश्वास तुरंत हो जाता है। इसीलिए चुनावी कैंपेन रिसर्च करने वाली टीमें सबसे पहले एक सवाल पूछती हैं, लोग किस चीज से डरते हैं? और फिर उसी डर को एम्पलीफाई किया जाता है। अगर लोग बेरोजगारी से डरते हैं तो बेरोजगारी को 100 गुना बड़ा दिखाओ। अगर लोग किसी धर्म से डरते हैं तो उसे सबसे बड़ा खतरा बताओ। अगर लोग सुरक्षा चाहते हैं तो अपराध को सबसे बड़ा मुद्दा बनाओ। यानी चुनाव प्रचार का असली बजट डर पर ही खर्च होता है। मीडिया और राजनीति का मिलन, अब सोचो, जब राजनीति को डर चाहिए और मीडिया को टीआरपी, तो दोनों का गठजोड़ कितना खतरनाक हो जाता है। राजनीति डर का बयान देती है, मीडिया उसे ब्रेकिंग न्यूज बना देता है। नेता कहते हैं देश खतरे में है, मीडिया हेडलाइन बनाता है, बड़ी खबर, देश पर मंडरा रहा है संकट, और जनता उस डर को असली मानकर रिएक्ट करने लगती है। दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या हम वाकई डर के बिना वोट दे सकते हैं? क्या राजनीति कभी बिना डर के लोगों को आकर्षित कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें यह समझने की हिम्मत है कि डर दिखाकर हमें बार बार एक कठपुतली बनाया जाता है?
डर की राजनीति का नतीजा, डर से जीते गए चुनाव सिर्फ सत्ता तक पहुंचते हैं, लेकिन डर से चलने वाले समाज कभी खुशहाल नहीं होते, क्योंकि डर के जरिए जीता हुआ भरोसा कभी स्थायी नहीं होता। नेता बार बार नए दुश्मन बनाता है, नई मुसीबतें दिखाता है और जनता बार बार उसी जाल में फंसती है। और दोस्तों, यही डर की राजनीति सबसे बड़ा हथियार बनाता है मीडिया को, क्योंकि जब डर फैलाना है तो सबसे तेज लाउडस्पीकर चाहिए, और इस दुनिया का सबसे बड़ा लाउडस्पीकर है न्यूज मीडिया। तो तैयार हो जाइए अगले चैप्टर के लिए, जहां हम देखेंगे मीडिया कैसे डर को सबसे बड़े बिजनेस में बदल देता है। चैप्टर 4, मीडिया, डर का कारखाना। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां डर को सबसे तेज और सबसे ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है। मीडिया को समझना आसान है अगर आप इसे एक कारखाने की तरह देखो। कच्चा माल है छोटी घटनाएं, मशीन है कैमरा और स्टूडियो, और आउटपुट है बड़ी डरावनी कहानियां। डर की ब्रेकिंग न्यूज सुबह उठते ही टीवी ऑन करो, हेडलाइंस में आता है बड़ी खबर, खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जब ध्यान से देखो तो असल में हुआ क्या है? शायद किसी मोहल्ले में एक मामूली चोरी या कहीं पर दो गुटों का छोटा झगड़ा, लेकिन इसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे पूरी दुनिया जल रही हो। क्योंकि डर दिखता है, डर टीआरपी, डर के पार्टी, डर आईबॉल्स। हमारे संदर्भ में डर की कहानियां हमारे समाज में हमेशा से परिवार, संस्कृति और सुरक्षा सबसे पहले हैं। यही वजह है कि मीडिया यहां सबसे ज्यादा इन्हीं बिंदुओं पर खेलता है। कभी कहेंगे आपकी संस्कृति खतरे में है, कभी कहेंगे आपके बच्चों की सुरक्षा दांव पर है, कभी कहेंगे एक नई बीमारी तेजी से फैल रही है, और इन हेडलाइंस को बार बार दोहराया जाता है। जितनी बार लोग सुनते हैं उतनी बार डर गहराता जाता है। सवालों की बरसात। क्या आपने नोट किया है कि मीडिया हर रात आपको चैन की नींद नहीं लेने देता? क्या आपने सोचा है कि क्यों हमेशा स्क्रीन पर लाल रंग में ब्रेकिंग न्यूज चमकती है? क्यों हर छोटी बात को देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया जाता है? क्या सच में आप खतरे में हैं, या सिर्फ खतरे का एहसास बेचकर आपका ध्यान कैद किया जा रहा है? डर की मनोवैज्ञानिक चाल। मीडिया जानता है कि इंसान डर से भाग नहीं सकता। अगर आपको लगे कि आपके बच्चों की सेफ्टी खतरे में है तो आप तुरंत ग्लूड हो जाओगे स्क्रीन पर। यही वजह है कि फियर बेस्ड हेडलाइन सबसे ज्यादा चलती है। सोचो, अगर न्यूज चैनल कहे आज शहर में सब कुछ सामान्य रहा, तो क्या आप देखेंगे? नहीं। लेकिन अगर कहे आज शहर में सुरक्षा का बड़ा संकट, बच्चे खतरे में, तो आप पूरे दिन टीवी से चिपके रहेंगे। यहां समाज अक्सर हम बनाम वो में बंटा दिखाया जाता है। मीडिया इस मनोविज्ञान का फायदा उठाता है। छोटी घटना को बढ़ाकर पूरे समाज का मुद्दा बना दिया जाता है। कहीं छोटा अपराध हुआ, क्या आपके इलाके में भी असुरक्षित माहौल? कहीं पर एक बीमारी का केस मिला, क्या आपके परिवार पर भी मंडरा रहा है खतरा? कहीं पर एक लड़ाई हुई, क्या समाज की शांति खतरे में? हर सवाल का टोन ऐसा रखा जाता है कि आप डर जाएं और ब्लूड रहें। अब बिग क्वेश्चंस, क्या डर फैलाना मीडिया का काम है या सच दिखाना? अगर हर दिन खतरे में जीना ही है तो जीने का मतलब क्या बचता है? क्या सच में हम खतरे से घिरे हुए हैं, या खतरे की कहानी ही मीडिया की रोटी है? छोटा सा समाधान, मीडिया के डर से कैसे बचें? सबसे पहले, हर खबर पर तुरंत भरोसा मत करो। कोशिश करो अलग अलग सोर्सेस से फैक्ट चेक करने की। हमेशा अपने आप से पूछो, क्या यह खबर मुझे जानकारी दे रही है या सिर्फ डर बेच रही है? और सबसे जरूरी, समय समय पर मीडिया डिटॉक्स करो, यानी हर वक्त स्क्रीन से चिपके मत रहो। मेरे भाई, याद रखो, मीडिया का काम आपको जानकारी देना है, लेकिन आज उसका सबसे बड़ा बिजनेस डर बेचना है। अगर आप ये समझ गए तो आप मीडिया के रिमोट कंट्रोल से आजाद हो सकते हो। लेकिन सोचो, अगर मीडिया और राजनीति दोनों डर का धंधा चलाते हैं तो असली जैकपॉट किसके पास जाता है? जवाब है कॉर्पोरेट दुनिया, क्योंकि डर से मुनाफा कमाने की सबसे बड़ी स्किल उन्होंने ही सीखी है। और अब सफर बढ़ेगा अगले अध्याय की ओर, जहां डर सिर्फ वोट नहीं बल्कि प्रोडक्ट बेचने का हथियार बन जाता है। चैप्टर 5, कॉर्पोरेट ट्रिक्स, डर से मुनाफा। दोस्तों, राजनीति और मीडिया डर बेचते हैं सत्ता और टीआरपी के लिए, लेकिन अब आते हैं असली खिलाड़ियों पर, कॉर्पोरेट्स यानी कंपनियां। कंपनियां डर को सिर्फ बेचती नहीं, उसे पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके प्रोडक्ट बना देती हैं। डर से बड़ा सबसे बड़ा बाजार सोचो, अस्पताल कहते हैं, अगर आपने अभी हेल्थ पैकेज नहीं लिया तो कल देर हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं, अगर आज बीमा नहीं कराया तो आपके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाले कहते हैं अगर ये क्रीम नहीं लगाई तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी और लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। यानी डर सिर्फ खबरों और भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि आपके शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, दवाई, इंश्योरेंस, यहां तक कि जिम मेंबरशिप में भी पैक कर दिया गया है। टाइमिंग का डर कंपनियां हमेशा अर्जेंसी बनाती हैं। अभी नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर, कल से कीमत दुगनी। क्या तुमने गौर किया है हर ऑनलाइन सेल, हर ऑफर में यही लाइनें होती हैं। असल में ये लिमिटेड रेली सच होता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में डर बैठ जाता है अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मैं नुकसान में रह जाऊंगा। परिवार और समाज का डर। एशिया में कंपनियां खास तौर पर दो डर पर खेलती हैं। एक, परिवार का भविष्य। अगर आपने ये इंश्योरेंस नहीं कराया तो बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? अगर आप मोटे दिखे तो लोग हंसेंगे। अगर आपकी स्किन डार्क है तो शादी मुश्किल हो जाएगी। यानी डर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक शर्म और इज्जत के नाम पर भी बेचा जाता है। अब 2 मिनट रुक कर सोचिए, क्या कभी सोचा है कि क्यों हर दवाई का ऐड डर से शुरू होता है? अगर ये बीमारी बढ़ गई तो? क्या सच में बीमा खरीदना हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है या सिर्फ हमारा डर कम करता है? क्यों हर सौंदर्य प्रोडक्ट हमें पहले खराब दिखाता है और फिर सॉल्यूशन देता है? क्या हम प्रोडक्ट खरीदते हैं या सिर्फ उस डर का इलाज? डर मुनाफा। कंपनियों ने मनोविज्ञान समझ लिया है। लोग खुशी पाने से ज्यादा डर से बचने के लिए पैसे खर्च करते हैं। तुम्हें नई कार की खुशी उतना मोटिवेट नहीं करेगी जितना ये लाइन मोटिवेट करेगी। अगर आपकी कार में ये फीचर नहीं है तो एक्सीडेंट में आपकी जान खतरे में है। सोचो, फिटनेस इंडस्ट्री तुम्हें कभी नहीं कहेगी जिम आओ और फिट रहो। वो कहेगी अगर जिम नहीं गए तो दिल की बीमारी हो जाएगी। बैंकिंग सेक्टर कहेगा अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लिया तो बुढ़ापे में दर दर पटना पड़ेगा। यानी हर बार सॉल्यूशन बेचने से पहले डर एम्पलीफाई किया जाता है। सवाल, क्या यह सही है कि हमें हर वक्त डर में शहर खरीदारी करनी पड़े? क्या हम सच में अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या कंपनियां हमारे डर का रिमोट कंट्रोल पकड़े बैठी हैं? क्या हमें हेल्थ, ब्यूटी और सक्सेस चाहिए या सिर्फ उस डर से बचना है जो हमें दिखाया जाता है? अब छोटा समाधान, डर से कैसे बचें? हर बार जब कोई ऐड या ऑफर देखो तो पॉज करो और खुद से पूछो, क्या मुझे सच में ये चाहिए या सिर्फ डराया जा रहा है? अर्जेंसी वाली लाइंस अभी लो, नहीं तो पछताओगे। पर ध्यान दो, 90% बार ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक जाल होता है। हेल्थ और फाइनेंस में डिसीजंस लॉजिक से लो, डर से नहीं। दोस्तों, याद रखो, डर कंपनियों के लिए सोना है। वो इसे पैकेज करके ऐड में डालकर और आपके वॉलेट से निकालकर कैश बना लेती हैं। लेकिन असली डर की फैक्ट्री सिर्फ कंपनियां नहीं है। आज का सबसे बड़ा एम्पलीफायर है सोशल मीडिया, क्योंकि वहां डर सिर्फ बिकता नहीं बल्कि वायरल होता है। और यही है अगला अध्याय, सोशल मीडिया और डर का वायरस। चैप्टर 6 है सोशल मीडिया और डर का वायरस। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां डर सिर्फ बेचा ही नहीं जाता बल्कि वायरल हो जाता है। हां, यह है सोशल मीडिया का डर का वायरस। डर की सबसे तेज स्पीड। सोचो, पहले जमाने में कोई अफवाह फैलती थी तो उसे पूरे मोहल्ले में पहुंचने में हफ्ते लग जाते थे। आज एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड 10 मिनट में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और सबसे मजेदार बात, जितनी डरावनी अफवाह होती है उतनी तेजी से फैलती है, क्योंकि इंसान खुशी वाली बातें शेयर करने में लेजी है, लेकिन डर वाली बातें शेयर करने में हाइपर एक्टिव। क्योंकि दिमाग कहता है अगर मैंने ये किसी को बताया नहीं और ये सच निकला तो? यही मनोविज्ञान सोशल मीडिया के डर को सबसे बड़ा वायरस बना देता है। परिवार और समाज। एशिया में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डर फैमिली और कम्युनिटी से जुड़े मुद्दों पर फैलता है। आपके बच्चों पर बड़ा खतरा, आपकी संस्कृति मिटाई जा रही है, ये नई बीमारी आपके इलाके में घुस चुकी है। जैसे ही लोग ऐसा पढ़ते हैं वो बिना सोचे समझे फॉरवर्ड दबा देते हैं और देखते ही देखते डर की लहर हजारों लाखों फोन पर पहुंच जाती है। एल्गोरिथम का खेल। अब सवाल है, ये अफवाह इतनी तेज क्यों फैलती है? इसका जवाब है एल्गोरिथम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिजाइन ही ऐसे हैं कि जो कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट लाए उसे सबसे ऊपर पुश करो। और गेस करो, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट किससे आता है? डर से। डर वाली पोस्ट पर लोग ज्यादा कमेंट करते हैं। डर वाली वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाती है। डर वाली न्यूज सबसे ज्यादा शेयर होती है। तो एल्गोरिथम खुद डर को एम्पलीफाई करता है। यानी डर सिर्फ इंसानों से नहीं, मशीनों से भी वायरल हो रहा है। अब बड़े सवाल, क्या आपने गौर किया कि आप व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा किस तरह के मैसेजेस पाते हैं? क्या सच में हर फॉरवर्डेड वार्निंग सही होती है
या हमें सिर्फ पैनिक बनाने के लिए बनाई जाती है? क्या कभी आपने सोचकर डिलीट किया, या हर बार क्या पता सच हो सोचकर फॉरवर्ड कर दिया? क्या आप जानते हैं कि एल्गोरिदम आपके डर को ही आपको बार बार दिखा रहा है ताकि आप ऐप से ग्लूड रहें? डर का सोशल प्रेशर। सोशल मीडिया पर डर फैलाने का एक और बड़ा फैक्टर है सोशल प्रेशर। कई बार लोग कहते हैं, अगर आप ये मैसेज अपने 10 दोस्तों को नहीं भेजोगे तो बड़ा नुकसान होगा। ये मैसेज absurd लगता है, लेकिन फिर भी लोग इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता सच हो जाए। एशियन समाज में जहां कम्युनिटी बहुत टाइट नेट होती है, लोग सोचते हैं अगर मैंने फॉरवर्ड नहीं किया और मेरे दोस्त को नुकसान हो गया तो वो मुझे दोष देगा। इस गिल्ट और सोशल शेम से बचने के लिए लोग हर झूठी खबर भी फैलाते रहते हैं। डर कंट्रोल। सोचो, अगर लोग लगातार एक ही चीज पढ़ते हैं, आपका समाज खतरे में है, आपकी इज्जत लूट ली जाएगी, आपकी पहचान मिटा दी जाएगी, तो धीरे धीरे ये बातें सबशसली सच लगने लगती हैं। फिर लोग उसी हिसाब से वोट करते हैं, उसी हिसाब से खरीदारी करते हैं और उसी हिसाब से सोचने लगते हैं। छोटा समाधान, सोशल मीडिया के डर से कैसे बचें? सबसे पहले, फॉरवर्ड करने से पहले पॉज करो, खुद से पूछो, क्या यह सच में कॉन्फर्म न्यूज है? सिर्फ हेडलाइन पर भरोसा मत करो, सोर्स चेक करो, कोशिश करो, टाइम लिमिट रखो। हर वक्त स्क्रॉल करने से डर अब्सॉर्ब होता है। और सबसे जरूरी, साइलेंस की पावर याद रखो। हर खबर शेयर करना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। दोस्तों, सोशल मीडिया हमें जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये डर को मल्टीप्लाई करने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। अगर आप अपने फॉरवर्ड बटन पर कंट्रोल पा गए तो समझो आपने अपने दिमाग को कंट्रोल में ले लिया। जरा रुकिए, लेकिन सोचो, अगर सोशल मीडिया डर फैलाता है तो इतिहास क्या कहता है? क्या डर हमेशा से समाज को हिलाता रहा है? आइए चलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे डर ने इतिहास बदल दिया, साम्राज्य बनाए और साम्राज्य तोड़े। चैप्टर 7, इतिहास से सीखो। दोस्तों, कहते हैं इतिहास सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर हमें समझना है कि डर कैसे समाज को तोड़ता और जोड़ता है, तो हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। डर हमेशा से सत्ता का सबसे बड़ा हथियार रहा है। एशिया की धरती पर इसके अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जहां डर ने न केवल साम्राज्य बनाए बल्कि पूरे समाज की सोच बदल दी। डर और साम्राज्य का खेल पुराने समय में शासक जनता को हमेशा एक न एक बाहरी खतरे से डराते थे। कभी कहा जाता पड़ोसी साम्राज्य हमला करने वाला है, कभी कहा जाता विदेशी ताकतें हमारी संस्कृति मिटा देंगी, और इसी डर के नाम पर सेना के लिए टैक्स वसूला जाता, लोगों से बलिदान मांगा जाता। क्या आपने गौर किया, जब जनता डरी हुई होती है तो सवाल पूछना बंद कर देती है, वो सिर्फ सुरक्षा ढूंढती है, और शासक वही सुरक्षा बेचकर अपनी ताकत बढ़ाता है। धार्मिक डर का इस्तेमाल, इतिहास गवाह है कि धर्म भी डर का सबसे बड़ा जरिया रहा। किसी जगह कहा गया, अगर देवी देवता नाराज हुए तो अकाल पड़ेगा। कहीं कहा गया, अगर परंपरा नहीं निभाई तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। कभी कहा गया, अगर ये पूजा नहीं हुई तो बीमारी फैलेगी। लोग पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से डरे हुए थे, तो ये धार्मिक डर उनके लिए और ज्यादा बिलीवेबल हो जाता। धीरे धीरे ये डर संस्कृति का हिस्सा बन गया, जहां लोग अच्छाई के लिए नहीं बल्कि सजा के डर से परंपराएं निभाने लगे। विदेशी ताकतों ने भी एशिया में राज करते समय डर का खूब इस्तेमाल किया। कभी कहा गया, अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। कभी कहा गया, अगर तुम हमारे नियम नहीं मानोगे तो तुम्हारा समाज बर्बाद हो जाएगा। और इस डर की वजह से कई दशकों तक जनता चुप रही। हिम्मत रखने वाले कुछ लोग आवाज उठाते भी थे तो उन्हें इतना डराया और सजा दी जाती कि बाकी सबके मन में डर और गहरा बैठ जाए। सामाजिक डर, इतिहास में एशिया के समाज अक्सर जाति, वर्ग और पहचान के नाम पर बंटे गए। छोटे छोटे डिफरेंसेस को इतना बड़ा दिखाया गया कि लोग एक दूसरे को ही दुश्मन मानने लगे। अगर इस जाति से मेलजोल किया तो समाज से निकाल दिए जाओगे, अगर इस वर्ग को बराबरी मिली तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये डर सिर्फ शासकों ने नहीं फैलाया, बल्कि कई बार समाज ने खुद अपने लोगों को डर में कैद किया। यानी डर सिर्फ ऊपर से नहीं, भीतर से भी लोगों पर राज करता रहा। क्या आपने सोचा कि क्यों इतिहास बार बार डर के नाम पर जनता को कंट्रोल करता रहा? क्या वाकई हर समय कोई बड़ा खतरा था, या खतरे की कहानियां गढ़ी जाती थीं? क्या हमारी परंपराएं हमेशा श्रद्धा से निभाई गईं, या उनमें डर ज्यादा था? क्या आज भी हम उन्हीं पुराने डर के पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहे? इतिहास की सीख, इतिहास हमें यही बताता है, डर हमेशा अल्पकालिक ताकत देता है, लेकिन दीर्घकाल में समाज को कमजोर कर देता है।
क्योंकि डर में जीने वाले लोग खुद फैसले नहीं लेते, बल्कि वही मानते हैं जो उन्हें सुनाया जाता है। छोटा समाधान, इतिहास से सीखो। इतिहास को सिर्फ तारीखों के रूप में मत पढ़ो, इसे एक पैटर्न की तरह देखो। हर घटना में खोजो कि किस तरह डर को इस्तेमाल कैसे बचें। समझो कि राजनीति से समाज हमने देखा है कि डर कैसे भी वही जाल दोबारा बुना जा सकता है और कंपनियों का सबसे बड़ा हथियार बन गया। इतिहास से ये सीखो, लेकिन सवाल ये है, से बाहर निकलने वाले इस हथियार से खुद को बचा बदलाव लाते हैं। क्या हम डर की राजनीति के शिकार बनने से इनकार कर सकते हैं? क्या हम फिर से अपने फैसलों के मालिक बन सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जरूरी है समझ, जागरूकता और साहस। पहला कदम है डर को पहचानना। हर वह खबर, हर वह भाषण, हर वह एड जो तुम्हारे भीतर घबराहट पैदा करे, उसे तुरंत शक की निगाह से देखो। क्योंकि डर की राजनीति असली खतरे से ज्यादा काल्पनिक खतरा दिखाकर चलती है। तुम्हें याद रखना है, डर की राजनीति तुम्हारे फैसले नहीं चाहती, वो तुम्हारी भावनाएं चाहती है। क्योंकि जब तुम डरते हो तो सोचते नहीं, बस मान लेते हो। जब कोई नेता कहे देश खतरे में है, खुद से पूछो किसके डेटा पर। जब कोई कहे हम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, पूछो अब तक क्या किया। जब कोई कहे दूसरे दुश्मन है, पूछो सबूत कहां है। जब कोई न्यूज चैनल हर रात सिर्फ डर दिखाए, पूछो क्या यही एक मात्र सच्चाई है। हर डर को सवाल से मारो, क्योंकि डर को जवाब नहीं बल्कि सवाल ही कमजोर करता है। डर की राजनीति एक वायरस की तरह है। इससे बचने के लिए तुम्हें अपना सोचने वाला सिस्टम मजबूत बनाना होगा। किसी भी खबर को तुरंत सच मत मानो। 2 या 3 भरोसेमंद स्रोतों से उसकी सच्चाई जांचो। अगर कोई बयान तुम्हें गुस्सा या डर दिला रहा है तो पहले 5 सेकंड रुक जाओ। ये रुकना ही सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग डर फैला रहे हैं वो भी किसी डर के गुलाम हैं। उन्हें नफरत से नहीं, जागरूकता से हराओ। हमारे समाज में डर अक्सर इज्जत, धर्म और परंपरा के नाम पर आता है। लोग सोचते हैं अगर मैंने सवाल किया तो समाज क्या कहेगा। लेकिन याद रखो, इसी हेजिटेशन की वजह से डर जीता है। जो डर को चुनौती देता है वही समाज को बदलता है। तुम्हें किसी से टकराना नहीं है, बस चुप नहीं रहना है। डर की राजनीति की असली ताकत है तुम्हारा मौन, और जब तुम बोलते हो तो उनका खेल वहीं खत्म हो जाता है। क्या कभी सोचा कि डर की राजनीति तुम्हें डिवाइड क्यों करती है? क्यों हर समय कोई दुश्मन दिखाया जाता है? क्या हम वाकई इतने कमजोर हैं कि हमें हर वक्त कोई और बचाएगा? और अगर डर ही हमें जोड़ रहा है तो क्या हम सच में आजाद हैं? अब सुनो सबसे आसान रणनीति, डर का डिटॉक्स। पहला, हफ्ते में 1 दिन किसी भी न्यूज या सोशल मीडिया से दूर रहो। यह तुम्हारे मन को रीसेट करेगा। दूसरा, डराने वाली चीजों की जगह कुछ सिखाने वाली चीजें पढ़ो या सुनो। तीसरा, अलग सोच वाले लोगों से बातचीत करो। डर दूरी से बढ़ता है, समझदारी से मिटता है। और चौथा, हर रात सोने से पहले खुद से कहो आज मैंने अपने डर से ऊपर सोचने की कोशिश की। अगर तुम सच में फर्क लाना चाहते हो तो अपने आसपास के लोगों को भी सिखाओ कि डर पर नहीं, सोच पर भरोसा करें। जब समाज मिलकर जागरूक होता है तो डर की राजनीति टिक नहीं पाती। एक जागरूक नागरिक 100 डर फैलाने वालों पर भारी पड़ता है। डर की राजनीति तभी तक काम करती है जब तक जनता खुद से कहती रहती है मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन जनता कहेगी मैं सोच सकता हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं, उसी दिन डर की राजनीति खत्म हो जाएगी। अब ये 3 वाक्य याद रखो। पहला, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा, पहले सोचूंगा। दूसरा, हर डर की जड़ में किसी का स्वार्थ छिपा है। और तीसरा, मुझे डराया जा सकता है पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डर कैसे बनाया जाता है, कैसे फैलाया जाता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि असली आजादी तब है जब हम डर के पार की जिंदगी जीना सीख जाएं। और अगले अध्याय में हम उसी दुनिया में चलेंगे जहां इंसान डर के बिना सोचता, बोलता और जीता है। दोस्तों, इतिहास का सबक साफ है। डर का इस्तेमाल करने वाले कभी जनता की भलाई नहीं चाहते, वो बस अपनी ताकत चाहते हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को पहचान लें तो आज भी हम डर के जाल में फंसने से बच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, इतिहास हमें डर की आदत दिखाता है, मगर मनोविज्ञान बताता है कि डर दिमाग में टिकता क्यों है, क्यों खुशी जल्दी भूल जाती है और डर हमें सालों साल सताता है। आइए चलते हैं अगले अध्याय की ओर, मनोविज्ञान का जाल। चैप्टर 9, मनोविज्ञान का जाल। डर यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि दिमाग का सबसे एंशिएंट सर्वाइवल सॉफ्टवेयर है। यह वही सिस्टम है जो हजारों साल से हमारे अंदर काम कर रहा है। जैसे किसी ने दिल की धड़कन में अलार्म सेट कर दिया हो,
डर का न्यूरो सर्किट, जब तुम्हें डर लगता है तो तुम्हारे दिमाग के बीचों बीच एक छोटी सी संरचना एक्टिव होती है जिसे कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला का काम है खतरे को पहचानना और तुरंत एक्शन ट्रिगर करना। यानी तुम सोच भी नहीं पाते और शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है, दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीजते हैं और सांस भारी हो जाती है। अब सोचो, अगर कोई हर रोज तुम्हारे दिमाग में खतरे का अलार्म बजाता रहे तो तुम्हारा एमिगडाला हमेशा ऑन मोड में रहेगा और यही क्रॉनिक फियर बन जाता है। कांस्टेंट एंग्जाइटी यानी शरीर में डर के केमिकल्स कोर्टिसोल बढ़ते जाते हैं और इंसान धीरे धीरे स्ट्रेस एडिक्ट बन जाता है। डर बनाम खुशी, तुम्हें पता है डर और खुशी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? खुशी को रिपीट करने के लिए सबूत चाहिए, जैसे सक्सेस, रिवॉर्ड या अप्रिशिएशन, लेकिन डर के लिए बस इमेजिनेशन काफी है। एक झूठी खबर, एक वायरल वीडियो या किसी का डरावना बयान, दिमाग उसे असली खतरे जैसा ही महसूस करता है। इसलिए खुशी जल्दी मिट जाती है लेकिन डर गहराई तक घुस जाता है। इसीलिए कहते हैं फियर सेल्स फास्टर देन फैक्ट्स। सामाजिक डर, हमारे समाज में तो डर और गिल्ट प्रैक्टिकली साथ पले हैं। बचपन से सुना, ऐसा मत करो वरना भगवान नाराज हो जाएगा, अगर पढ़ाई नहीं की तो बर्बाद हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, यानी हर अच्छी बात के पीछे भी डर का फ्लेवर। धीरे धीरे दिमाग का वायरिंग ही ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ करने की प्रेरणा नहीं, कुछ खो देने का डर मोटिवेट करता है। और यहीं से शुरू होता है फियर कंडीशनिंग, जहां इंसान अपने विचार नहीं, अपने डर के हिसाब से जीना शुरू कर देता है। क्या तुमने गौर किया कि खुशी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है पर डर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है? क्या कभी सोचा कि क्यों बुरी खबरें दिमाग में बार बार रिप्ले होती है पर अच्छी खबरें फेड हो जाती हैं? क्या हम वाकई सोचते हैं या हमारा डर हमारे लिए सोचता है? क्या तुम्हारा डर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है या सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है? डर की चेन रिएक्शन, जब एक व्यक्ति डरता है तो वो दूसरा डर भी अब्सॉर्ब करता है। इसलिए एक घर, एक मोहल्ला या पूरा समाज कभी कभी कलेक्टिव पैनिक में चला जाता है। यानी एक डर कई दिमागों में मल्टीप्लाई होकर समाज की नई नॉर्मल सोच बन जाता है। एशिया के कई देशों में यह पैटर्न आम है, जहां एक रूमर या एक वीडियो लोगों को झगड़े, बहिष्कार या हिंसा तक पहुंचा देता है। असल में लड़ाई सच के लिए नहीं होती, बल्कि उस डर की रक्षा के लिए होती है जो दिमाग में बैठ चुका होता है। छोटा समाधान, दिमाग को कैसे रीसेट करें? पहचानो जब डर ट्रिगर हो रहा है, बस ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, पॉज लो, गहरी सांस लो, खुद से पूछो क्या खतरा असली है या दिखाया जा रहा है। माइंड हाइजीन रखो, डर फैलाने वाली खबरों से दूरी रखो। रीफ्रेम करो, अगर ऐसा हुआ तो क्या की जगह अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचो। फियर जर्नल बनाओ, जो चीजें तुम्हें डराती हैं उन्हें लिखो, 90% बेकार निकलेंगी। दोस्तों, डर तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते। जैसे ही तुम उसे नाम दे देते हो, हाँ ये मेरा डर है पर मैं इसका गुलाम नहीं हूं, वो डर अपनी ताकत खो देता है। अब तक हमने समझा कि डर कैसे बनता है और टिकता है, लेकिन अब वक्त है अगले बड़े सवाल का। अगर डर इतना गहरा है तो इससे बाहर निकलने की असली रणनीति क्या है? आइए चलते हैं अगले अध्याय में, कैसे बचें डर की राजनीति से। चैप्टर 10, डर के पार की जिंदगी। तो दोस्तों, हम इस सफर की आखिरी मंजिल पर हैं। हमने देखा कि डर कैसे पैदा होता है, कैसे फैलाया जाता है और कैसे उसका इस्तेमाल सत्ता, मीडिया और बाजार करते हैं। लेकिन अब वक्त है उस दुनिया की कल्पना करने का जहां इंसान डर से नहीं समझ से चलता है, जहां क्या होगा की चिंता नहीं बल्कि मैं क्या कर सकता हूं की जागरूकता होती है। सोचो, अगर हर इंसान एक दिन के लिए भी अपने डर को पॉज कर दे, कोई नेता आपको डराकर वोट ना मान पाएगा, कोई चैनल आपको पैनिक में बांध नहीं पाएगा, कोई कंपनी आपको डर दिखाकर कुछ बेच नहीं पाएगी। यानी आजादी वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। डर हमेशा विस्पर में आता है, धीरे से कहता है मत बोलो, मत सोचो, चुप रहो, और तुम जैसे ही बोलते हो वो डर सिकुड़ जाता है। क्योंकि डर की सबसे बड़ी ताकत यही है, तुम्हारी चुप्पी। और जब तुम चुप्पी तोड़ते हो तुम डर को हरा देते हो। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी डर के हिसाब से जीना चाहते हो या अपनी सोच के हिसाब से? क्योंकि फर्क बस इतना है, डर हमें रिएक्ट कराता है और सोच हमें एक्ट कराती है। जीवन का असली स्वाद डर में नहीं, निर्भयता में है। निर्भय होना मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो गया, बल्कि ये समझ आ रही कि डर मुझे डिफाइन नहीं करता। तुम्हें वो दिन याद रखना चाहिए जब तुमने किसी डर के बावजूद कदम बढ़ाया था। चाहे स्टेज पर बोलने का डर हो, किसी रिश्ते में सच कहने का डर हो या अपने विचार रखने का डर हो, उसी पल तुम असली जिंदा इंसान थे।
वही पल तुम्हारा फियरलेस वर्जन था। आज इस सफर के अंत में मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर अगली बार कोई तुम्हें डराए तो मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं अभी भी सोच सकता हूं। क्योंकि जब सोच जिंदा है तो डर कभी जीत नहीं सकता। डर के पार की जिंदगी कोई जादू नहीं, बस एक चुनाव है। हर सुबह जब आंख खोलो तो तय करो कि आज डर नहीं, सच्चाई तुम्हारे फैसले तय करेगी। याद रखो, डर एक कहानी है जो तुम्हें बेची जाती है और तुम वो लेखक हो जो इसे मिटा सकता है। अगर तुमने डर की कहानी बदल दी तो तुम्हारा जीवन एक नई किताब बन जाएगा, जहां हर पन्ने पर लिखा होगा, मैं डरा नहीं, मैंने देखा और समझा, और यही समझ ही असली आजादी है। डर का अंत यही नहीं होता, यहां से शुरू होती है निर्भय सोच की सभ्यता। डर के पार की आवाज। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो मैं आपसे एक बात पूरे दिल से कहना चाहता हूं, आप बाकियों जैसे नहीं हैं। क्योंकि जो इंसान डर की कहानी सुनते हुए बीच में नहीं भागा, वो इंसान सोचने की हिम्मत रखता है। और आज की दुनिया में सोचने की हिम्मत रखना ही सबसे बड़ी क्रांति है। हमने इस सफर में साथ मिलकर बहुत कुछ देखा। डर का जन्म, उसका फैलना, उससे खिलने वाला बिजनेस, उसकी राजनीति, उसकी मीडिया, उसकी मार्केटिंग। हमने देखा कि कैसे डर हमें खरीदने, झुकाने और चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हमने सीखा कि सोच, सवाल और समझ से उस डर को हराया जा सकता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि डर को हराना एक बार का काम नहीं है, यह हर दिन का चुनाव है। जब सुबह उठते ही तुम तय करते हो कि आज मैं डर नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। डर की दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत उस इंसान की होती है जो क्या होगा से ऊपर उठकर क्या सही है पूछता है। और अगर तुमने यह सवाल पूछना सीख लिया तो तुम इस दुनिया के 90% डर से आजाद हो चुके हो। आज जब तुम ये ऑडियो बुक बंद करोगे तो एक पल के लिए अपने चारों तरफ देखना। तुम्हें शायद कोई बड़ी दीवारें या बारूदी खतरे न दिखें, लेकिन असली खतरा तुम्हारे फोन की स्क्रीन, तुम्हारे दिमाग की डर वाली आवाज और तुम्हारी चुप्पी के पीछे छिपा होता है। और अगर तुमने उस आवाज को पहचान लिया, वो जो कहती है मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, तो समझो तुमने उस डर की जंजीर तोड़ दी। हर इंसान अपने डर का गुलाम नहीं, उसका निर्माता है। तुम्हारा डर जितना बड़ा होगा, तुम्हारा साहस उससे भी बड़ा हो सकता है। बस फर्क इतना है कि तुम किसे खिलाते हो, डर को या हिम्मत को। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई तुम्हें डराए तो मुस्कुराकर कहो, शुक्रिया, तुम्हारे डर ने मुझे मेरी ताकत याद दिला दी। यही सोच, यही रवैया, यही निर्भयता इस दुनिया को बदलने वाली है। अगर तुम्हें यह सफर कुछ सोचने पर मजबूर कर गया, अगर तुम्हें एक पल के लिए भी लगा कि डर को समझना, पहचानना और हराना मुमकिन है, तो इस आवाज को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब एक सोच फैलती है तो 100 डर अपने आप मर जाते हैं। मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सोच की आवाज, जो तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि डर सिर्फ कहानी है और तुम उसके लेखक हो। धन्यवाद दोस्तों, इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए। याद रखो, डर हर जगह है, लेकिन अब तुम जानते हो कि उसका इलाज भी तुम्हारे अंदर है। इस ऑडियो बुक को शेयर करो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आंदोलन है, निर्भय सोच का आंदोलन। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, जहां डर नहीं, जागरूकता की लौ जलती है। तब तक सोचते रहो, सवाल करते रहो और सबसे ज्यादा डर को देखकर मुस्कुराते रहो। द एंड, बट द बिगिनिंग ऑफ फियरलेस थिंकिंग।